शादी में बस एक दिन बचा था। आज हल्दी और मेहंदी की रस्म थी और कल बारात आनी थी। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। सुरेश जी सुबह सुबह ही उठकर तैयार हो गए थे। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। शायद यही होता है जब एक पिता अपनी बेटी को विदा करने वाला होता है। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़े। हे भगवान, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना, उसकी ससुराल में उसे सब प्यार करे। मैंने जो सपने देखे हैं अपनी बेटी के लिए वो सब सच हो। प्रार्थना करते हुए उनकी आंखें नम हो गई थीं। वो जानते थे कि कल शाम तक उनकी बेटी इस घर से चली जाएगी। ये खुशी का दिन था, पर दिल में एक अनजानी सी बेचैनी थी। मीना जी भी जाग गई थीं। वो सीधे नेहा के कमरे में गईं। नेहा बेटा, उठ जा, नहाने का समय हो गया। पंडित जी ने कहा है कि मुहूर्त से पहले तुझे तैयार होना है। उन्होंने दरवाजे के बाहर से आवाज़ दी और फिर बाहर आकर बाकी तैयारियां देखने लगीं। वो भाग भाग कर सारे इंतजाम देख रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और गर्व का भाव था। आखिर उनकी बेटी शहर के सबसे नामी खानदानों में से एक की बहू बनने जा रही थी। लड़का बहुत अच्छे और अमीर खानदान से था। वो विदेश से पढ़कर लौटा था और उनका कारोबार कई शहरों में फैला हुआ था। सुरेश जी अपनी हैसियत से बढ़कर इस शादी में खर्च कर रहे थे, ये सोचकर कि बेटी की किस्मत संवर जाएगी तो उनका जीवन भी सफल हो जाएगा। इधर मीना जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को मिलता है। वो मेहमानों से बातें करते हुए लड़के वालों की तारीफों के पुल बांध रही थी। मीना जी ने अपने पति से लड़ झगड़कर यह रिश्ता अपनी बेटी के लिए पक्का किया था। थोड़ी देर में पंडित जी भी आ गए। अरे मीना, पंडित जी आ गए हैं, सुरेश जी ने गंभीरता से कहा। नेहा तैयार हो गई है तो उसे नीचे ले आओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे हाँ, मीना जी ने अपने माथे पर हाथ मारा। मैं तो भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ उसे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो मन ही मन बुदबुदाने लगी। पता नहीं ये लड़की तैयार भी हुई है या नहीं। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। नेहा, सो रही है क्या अभी तक? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। अरे गई कहाँ ये? इतनी भी क्या नींद, जो शादी की रस्मों का भी ध्यान नहीं है इसे। गुस्से से बोलते हुए मीना जी ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर कमरा खाली था। बिस्तर वैसे का वैसा बिछा हुआ था जैसे कोई उस पर सोया ही न हो। नेहा की अलमारी खुली हुई थी और कुछ कपड़े गायब थे। मीना जी के पांव तले से जमीन खिसक गई। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नेहा, नेहा, वो पूरे घर में चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सुरेश जी जल्दी से उठकर दौड़े आए। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? नेहा कमरे में नहीं है, मीना जी की आवाज़ कांप रही थी। उसका बिस्तर देखो, जैसे वो सोई ही नहीं यहाँ। सुरेश जी को लगा जैसे उनके सीने से दिल निकलकर बाहर आ रहा हो। वो कमरे में गए, हर कोने को देखा, बाथरूम चेक किया, छत पर गए, पर नेहा कहीं नहीं थी। उन्होंने देखा कि उसके जेवर का डिब्बा खाली पड़ा था और सबसे बड़ी बात, उसका मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। काजल, जो रसोई का काम संभाल रही थी, आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आई। चाचा जी, क्या हुआ? नेहा कहाँ है? समझ नहीं आ रहा बेटी, कहते हुए सुरेश जी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने नेहा का नंबर मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ था। उन्होंने फिर कोशिश की, फिर से स्विच ऑफ। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। मीना जी ज़मीन पर बैठ गई थीं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थीं। मेरी बेटी, मेरी नेहा कहाँ गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? तभी काजल को नेहा के तकिए के नीचे एक मुड़ा हुआ कागज़ दिखा। उसने उसे उठाया और खोला। कागज़ पर नेहा की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। काजल ने पढ़ना शुरू किया और हर शब्द के साथ उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ से वो कागज़ गिर गया। सुरेश जी ने वो कागज़ उठाया और पढ़ने लगे। पापा, मम्मी, मुझे माफ़ करना। मैं विशाल से शादी नहीं कर सकती। मैं समीर से प्यार करती हूँ। हम दोनों कॉलेज से साथ हैं। मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे पता है आपको यह जानकर दुख होगा, पर मैं समीर के बिना नहीं रह सकती। हम शादी कर रहे हैं। अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। नेहा। सुरेश जी के हाथ में वह कागज़ कांपने लगा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाए और दीवार का सहारा लेकर खड़े हो गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उनका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था। मीना जी ने वो कागज़ पढ़ा और चीख पड़ी। नहीं, यह झूठ है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। वो इतने जोर से रोने लगी कि पूरा घर गूंज उठा। पड़ोसी दौड़े आने लगे। रिश्तेदार जो शादी में आए हुए थे वो भी इकट्ठे हो गए। क्या हुआ? शादी के माहौल में ये चीखना चिल्लाना? किसी ने हैरानी से पूछा।
सुरेश, शादी का समय हो रहा है, क्या बात है? सुरेश जी के ममेरे भाई विनोद जी ने उनका कंधा पकड़ा। क्या हुआ भाई, बोलो तो सही। सुरेश जी ने धीरे से कहा, आवाज में कोई जान नहीं थी। नेहा भाग गई, किसी लड़के के साथ। यह शब्द सुनते ही जैसे समय थम गया। सब लोग सकते में आ गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें क्या करें। फिर अचानक सब एक साथ बोलने लगे, ये क्या कह रहे हो? भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई? लड़के वाले क्या कहेंगे? समाज में क्या मुंह दिखाओगे? सुरेश जी बस खड़े थे, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह। उनके सारे सपने, उनकी सारी उम्मीदें, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, सब कुछ एक पल में धूल में मिल गया था। उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनकी छाती पर बैठकर उनकी सांसें निचोड़ रहा हो। काजल भी एक कोने में खड़ी थी, आंसू बहा रही थी। कहाँ तो शहनाई बजानी थी और कहाँ मातम छा गया था। खुशियों का घर एक पल में गम के समंदर में डूब गया था। सुरेश जी ने, जिन्होंने बिन माँ बाप की काजल को संभाला था, आज से 10 साल पहले एक सड़क हादसे में जब सुरेश जी के बड़े भाई और भाभी की मौत हुई तो 12 साल की काजल की दुनिया एक पल में उजड़ गई थी। तब सुरेश जी ही उसे अपने घर ले आए थे और अपनी बेटी नेहा के साथ ही उसकी परवरिश की थी। काजल नेहा से 2 साल बड़ी थी। जहां नेहा चंचल और थोड़ी जिद्दी थी, वहीं काजल स्वभाव से शांत, समझदार और जिम्मेदार थी। उसने कभी भी उस हादसे के लिए अपनी किस्मत को नहीं कोसा। उसने इस घर को, अपने चाचा चाची को ही अपना सब कुछ मान लिया था। चाचा सुरेश जी उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते थे और शायद यही बात चाची मीना को हमेशा चुभती थी। मीना जी ने कभी भी काजल को दिल से स्वीकार नहीं किया। उनके लिए काजल हमेशा एक बोझ रही, एक पराये खून की निशानी जिसे वे मजबूरी में ढो रही थीं। वो हर छोटी बड़ी बात पर उसे ताने देतीं, उसे नेहा से कम समझतीं और घर के ज्यादातर कामों का बोझ उसी पर डाल देती थीं। काजल ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने अपनी चाची के हर कड़वे बोल को अमृत समझकर पी लिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस दुनिया में इस छत के सिवा उसका कोई और ठिकाना नहीं है। आज जब उसने अपने चाचा को किसी हारी हुई लड़ाई के सिपाही की तरह सोफे पर ढहते हुए देखा तो उसका दिल कांप गया। घर में मौजूद रिश्तेदार और पड़ोसी तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई हमदर्दी जता रहा था तो कोई दबी जुबान में मजाक उड़ा रहा था, पर किसी ने भी उस टूटे हुए पिता के पास जाकर उसका हाथ थामने की हिम्मत नहीं की। काजल धीरे धीरे उनके पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखा। सुरेश जी ने नजरें उठाकर उसे देखा। उनकी आंखों में बेबसी, अपमान और दर्द का एक ऐसा समंदर था जिसे देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा फट जाए। काजल कुछ नहीं बोली। वो बस उनके पास जमीन पर बैठ गई और चुपचाप उनका हाथ थाम लिया। काजल का वह स्पर्श किसी मरहम की तरह था। उस एक स्पर्श ने सुरेश जी के अंदर दबे हुए अफसोस के बांध को तोड़ दिया। उन्हें वो दिन याद आ गया जब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की नींव रखी गई। उनके दिमाग में कुछ महीने पुरानी घटनाएं किसी फिल्म की रील की तरह घूमने लगीं। ये रिश्ता, जो आज टूटकर पूरे परिवार के लिए नासूर बन गया था, असल में काजल के लिए आया था। विशाल के परिवार के किसी दूर के रिश्तेदार ने एक पारिवारिक समारोह में काजल को देखा था। उन्हें काजल की सादगी, उसकी समझदारी और उसके संस्कारों ने बहुत प्रभावित किया था। रिश्ता लेकर जब बिचौलिया उनके घर आया तो उसने साफ साफ कहा था कि लड़के वालों को उनकी बड़ी बेटी काजल पसंद है। ये सुनकर सुरेश जी का चेहरा गर्व से खिल उठा था। काजल जैसी लड़की के लिए इससे अच्छा घर और क्या हो सकता था। उन्होंने मन ही मन भगवान का शुक्र अदा किया था कि जिस बेटी की जिम्मेदारी उन पर थी, आज उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। लेकिन जैसे ही ये बात मीना जी के कानों में पड़ी, घर में महाभारत छिड़ गई। उस रात उन्होंने सुरेश जी के सामने अपना असली रूप दिखाया। एक अनाथ के लिए इतना बड़ा घर, और मेरी बेटी क्या करेगी? क्या वो किसी गली मोहल्ले में ब्याही जाएगी? मीना जी ने चिल्लाते हुए कहा था। उनकी आवाज में वर्षों से दबी ईर्ष्या और क्रोध साफ झलक रहा था। मीना, ये कैसी बातें कर रही हो? काजल भी तो हमारी बेटी है और किस्मत से उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, तो इसमें बुरा क्या है? सुरेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। नहीं है वो मेरी बेटी। मीना जी जहर उगलने लगीं। वो तुम्हारे भाई की निशानी है, एक बोझ है जिसे हम ढो रहे हैं। मैंने उसे पाला पोसा, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी बेटी का हक छीन ले। जब इतना अच्छा रिश्ता आया है तो उस पर पहला हक मेरी नेहा का है। क्या मेरी बेटी में कोई कमी है? वह ज्यादा सुंदर है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा मॉडर्न है। उस अमीर घराने में मेरी नेहा ही जाएगी, ये अनाथ नहीं। सुरेश जी अपनी पत्नी की इस छोटी और घिनौनी सोच पर हैरान थे। तुम पागल हो गई हो मीना? जो रिश्ता काजल के लिए आया है उस पर हम नेहा का नाम कैसे ले सकते हैं? ये धोखा होगा। ये सुनकर मीना जी पागलों की तरह हंसने लगीं। धोखा? अरे, दुनिया में जीने के लिए चालाक बनना पड़ता है।
सीधे सादे लोगों को कोई नहीं पूछता। तुम यूं भोले बनकर बैठे रहोगे तो मुझे तो सोचना पड़ेगा ना अपनी बेटी के बारे में। सुनो मेरी बात। वह सुरेश जी के पास आकर फुसफुसाईं, जैसे कोई शातिर अपराधी अपनी योजना बता रहा हो। हम लड़के वालों को मना नहीं करेंगे। तुम कल बिचौलिए को बुलाओ और उससे कहो, भाई साहब, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, पर काजल थोड़ी सीधी और पुराने ख्यालों की है। वह पूजा पाठ में ही रमी रहती है, शादी ब्याह में उसकी ज्यादा रुचि नहीं है। सुरेश जी अवाक होकर अपनी पत्नी का चेहरा देखते रहे। मीना ने अपनी बात जारी रखी, फिर कहना, हाँ, हमारी छोटी बेटी है नेहा, बिल्कुल आज के ज़माने की लड़की है, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, और उसे ऐसे ही बड़े घर के सपने हैं। हमें लगता है कि विशाल के लिए नेहा ज्यादा अच्छी जीवनसाथी साबित होगी। आप एक बार नेहा से मिलवाकर तो देखिए, लड़के वाले भी मान जाएंगे कि हीरा है हमारी नेहा। हम उन्हें नेहा की सबसे अच्छी तस्वीरें भेजेंगे। जब वो नेहा को देखेंगे तो काजल को भूल जाएंगे। सुरेश जी ने अपना सिर पकड़ लिया। मीना, ये पाप है, हम किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। पाप? मीना चीखी। अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक माँ अगर थोड़ी चालाकी कर दे तो वो पाप नहीं होता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी वक्त जहर खा लूंगी, फिर अपनी बेटी और इस अनाथ दोनों को तुम ही संभालना। मेरी बेटी का हक मारकर इस घर में कोई और खुश नहीं रह सकता। कई दिनों तक घर में यही कलह चलती रही। मीना जी ने खाना पीना छोड़ दिया और सुरेश जी को भावनात्मक रूप से इस कदर ब्लैकमेल किया कि वे पूरी तरह टूट गए। एक तरफ उनकी जिद्दी पत्नी थी और दूसरी तरफ उनकी शांत स्वभाव की भतीजी। घर की शांति के लिए और रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर उन्होंने एक भारी मन से अपनी पत्नी की धूर्त योजना के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने वही किया जो मीना ने कहा था। उन्होंने बिचौलिए के सामने झूठ की एक ऐसी कहानी बुनी जिसमें काजल को एक कमतर और नेहा को एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया गया। जयप्रकाश जी के परिवार को जब ये बताया गया कि काजल खुद ही शादी में दिलचस्पी नहीं रखती और नेहा उनके परिवार के लिए ज्यादा उपयुक्त है, तो उन्हें इसमें कुछ गलत नजर नहीं आया। नेहा की तस्वीरों और उसकी डिग्रियों ने बाकी काम कर दिया। इस तरह एक माँ की ईर्ष्या और चालाकी ने अपनी ही बेटी के लिए एक ऐसे रिश्ते की नींव रखी जो धोखे पर आधारित था। आज जब नेहा भाग गई थी तो सुरेश जी सोच में पड़ गए कि ये शायद कर्मों का ही लेखा जोखा था, जिसका फल आज पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा था। आज वो खुद पूरे समाज के सामने सिर झुकाए बैठे थे, जैसे किसी ने उनके शरीर से सारी जान निकाल ली हो। मीना जी पास ही जमीन पर बैठी रो रो कर लगभग थक चुकी थीं। घर में पसरे उस असहनीय सन्नाटे को बस उनकी दबी हुई सिसकियां ही तोड़ रही थीं। काजल खामोशी से रसोई में सबके लिए चाय बनाने लगी, जैसे इस बिखरे हुए घर को वापस सामान्य करने की सारी जिम्मेदारी उसी की हो। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। सबको लगा कि जयप्रकाश जी फिर से कोई नई धमकी देने या पुलिस लेकर आए हैं। सुरेश जी में उठने की हिम्मत नहीं थी। काजल ही चाय की ट्रे रखकर दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही वो चौंक गई। सामने दूल्हा विशाल अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता और उदासी थी। उसकी आंखों में भी वही अपमान और पीड़ा थी जो इस घर के लोगों की आंखों में थी। मैं अंदर आ सकता हूँ? विशाल ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। काजल बिना कुछ कहे एक तरफ हट गई। विशाल अंदर आया। वो सीधा सुरेश जी के पास गया और बिना कुछ सोचे उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। अंकल जी, उसकी आवाज में एक भारीपन था। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? सुरेश जी ने सूनी आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। विशाल ने कहा, मेरे पिताजी गुस्से में हैं, पूरा परिवार सदमे में है। उनकी जगह कोई भी होता तो यही करता, लेकिन मैं जानता हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं बस ये देखने आया था कि आप लोग ठीक हैं या नहीं। विशाल के इन शब्दों ने सुरेश जी के मृतप्राय शरीर में जैसे थोड़ी सी जान फूंकी। इस भयंकर अपमान और अंधेरे के बीच किसी का इस तरह सांत्वना देना, वो भी उस लड़के का जिसकी अपनी जिंदगी एक पल में उलट पुलट हो गई थी। काजल, जो सबकी बातें सुन रही थीं, चुपचाप रसोई में वापस चली गई। वो इस चर्चा का केंद्र नहीं बनना चाहती थी, जहां उसकी किस्मत का फैसला उसके बिना ही कर दिया गया था। बात अब खुल चुकी थी। घर में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने दबी जुबान में कहा, अब भी क्या बिगड़ा है? लड़का तो इतना शरीफ और समझदार है, फरिश्ता है एकदम। अगर बात करें तो शायद वो काजल से शादी के लिए मान जाए। इससे दोनों घरों की इज्जत बच जाएगी। यह विचार मीना जी को एक डूबते को तिनके के सहारे जैसा लगा। उन्होंने अपनी गलती सुधारने और घर की इज्जत बचाने का ये एक रास्ता देखा। वह तुरंत काजल के पास गईं, जो रसोई में खड़ी शून्य में ताक रही थी। काजल बेटी, उन्होंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उनके स्वर में आज पहली बार अधिकार नहीं, याचना थी।
एक तू ही है जो अब इस घर की लाज बचा सकती है। तू विशाल से शादी के लिए हाँ कर दे। देख, लड़का कितना अच्छा है, भगवान का रूप है वो तो। काजल ने अपनी चाची की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक गहरी पीड़ा और खालीपन था। उसके मन में एक तूफान उठा। क्या मैं कोई वस्तु हूं कि एक के बदले दूसरी को रख दिया जाए? ये शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। उसने एक नज़र बाहर बैठे अपने चाचा पर डाली, उनका झुका हुआ सिर, उनकी बेबस आंखें, उनका टूटा हुआ स्वाभिमान। वह ये सब नहीं देख पाई। उसे याद आया कि कैसे उसके माँ बाप के जाने के बाद इन्हीं चाचा ने उसे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया था, उसकी हर ज़रूरत पूरी की थी। आज वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़कर उन्हें और तोड़ नहीं सकती थी। मजबूरी को समझते हुए और अपने चाचा के सम्मान के लिए उसने अपने आंसू और अपने स्वाभिमान दोनों को पी लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी ये खामोशी मीना जी के लिए हाँ थी। इधर जब विशाल अपने घर वापस पहुंचा तो वहां भी माहौल तनावपूर्ण था। उसके पिता जयप्रकाश जी अभी भी गुस्से में थे और समाज में होने वाली बेइज्जती की बात कर रहे थे, लेकिन विशाल का मन कहीं और था। उसकी आंखों के सामने बार बार सुरेश जी का टूटा हुआ चेहरा, मीना जी का पश्चाताप और उस घर की वीरानगी घूम रही थी। लेकिन इन सब चेहरों के बीच एक और चेहरा था जो उसके मन पर अंकित हो गया था, काजल का। जब वो सुरेश जी के घर पहुंचा था तो उसने देखा था कि कैसे पूरा परिवार बिखर चुका था, लेकिन सिर्फ एक काजल ही थी जो खामोशी से सबको जोड़े रखने की कोशिश कर रही थी। उसने देखा था कि कैसे वो अपनी रोती हुई चाची को संभाल रही थी और कैसे उसने बिना किसी से कुछ कहे पूरे घर की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी थी। उसने ये भी महसूस किया था कि जब रिश्तेदारों ने उसकी शादी की बात छेड़ी तो उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। विशाल को लोगों की परख थी। उसने नेहा की तस्वीरें देखी थीं, वो खूबसूरत थी, लेकिन आज इस पूरे घटनाक्रम के बीच उसने काजल के रूप में एक ऐसी लड़की को देखा था जिसकी सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि भीतरी थी। उसकी आंखों में एक ठहराव था, उसके व्यवहार में एक गरिमा थी और उसकी खामोशी में एक ऐसी ताकत थी जो बड़े बड़े तूफानों का सामना कर सकती थी। उसे लगा कि उसका परिवार जिस संस्कारी बहू की तलाश में था वो नेहा नहीं बल्कि काजल थी। उसे ये एहसास हुआ कि नियति ने शायद नेहा के धोखे के जरिए उसे सही इंसान तक पहुंचाया है। उसने मन में एक फैसला कर लिया। अगली सुबह हुई। सुरेश जी का परिवार यह सोचकर ही कांप रहा था कि आज क्या होगा। शादी के लिए नियत किए गए समय पर जब बाकी के रिश्तेदार और समाज के लोग आ पहुंचेंगे तो वे उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। तभी उनके दरवाजे पर जयप्रकाश जी अपने पूरे परिवार और कुछ समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ फिर से आ पहुंचे। सुरेश जी को लगा कि वे लोग कल की धमकी को अंजाम देने आए हैं। उनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे रही थी। लेकिन जब जयप्रकाश जी अंदर आए तो उनके चेहरे पे कल वाला गुस्सा नहीं था। वे सुरेश जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुरेश जी, कल मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। सुरेश जी और बाकी सब हैरान थे। तभी विशाल आगे आया और बोला, अंकल जी, जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं। कल यहाँ से जाने के बाद मैंने बहुत सोचा। मेरे परिवार को एक अच्छी संस्कारी बहू चाहिए थी और मुझे लगता है कि वो बहू आपकी बेटी नेहा नहीं बल्कि आपकी भतीजी काजल है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मीना जी और सुरेश जी अविश्वास से विशाल को देख रहे थे। विशाल ने अपनी बात जारी रखी, मैं जानता हूं कि ये अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने आज जिस तरह काजल जी को इस मुश्किल घड़ी में पूरे परिवार को संभालते हुए देखा है, मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान बढ़ गया है। मैं ये शादी किसी सौदे या मजबूरी में नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे होशो हवास में आपकी भतीजी काजल का हाथ मांगना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि वो नेहा की जगह ले रही है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वही इस घर की असली बहू बनने के लायक है। सुरेश जी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। विशाल के शब्द किसी मरहम की तरह थे, लेकिन मीना जी के लिए वे किसी आईने की तरह थे जिसमें उन्हें अपना स्वार्थी और घिनौना चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस हीरे को उन्होंने कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया था, आज एक पारखी जौहरी उसकी कीमत बता रहा था। सुरेश जी कुछ देर तक चुप रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से खड़े हुए और विशाल के पास गए। उनके पैर कांप रहे थे। वो विशाल के सामने खड़े हो गए। फिर अचानक उनके घुटने मुड़े और वो विशाल के पैरों में गिर पड़े। बेटा, तुमने ये बात कहकर मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मैं तो मर चुका था, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। विशाल ने झुककर उन्हें उठाने की कोशिश की। नहीं अंकल जी, ये मत कीजिए, आप बड़े हैं। लेकिन सुरेश जी नहीं उठे। वो रोते हुए बोले, नहीं बेटा, आज तुमने मुझे बचा लिया, मैं समाज को क्या मुंह दिखाता। फिर जयप्रकाश जी आगे आए और उन्हें उठाया। फिर बोले, सुरेश जी, हमें तो ऐसी ही बेटी चाहिए थी। हमें खुशी है कि नियति ने हमें सही इंसान से मिलाया।
सुरेश जी ने अपने आंसू पोंछे और अंदर की ओर देखा। काजल बेटा, काजल बाहर आ। काजल जो रसोई में खड़ी ये सब सुन रही थी, धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, उसके हाथ कांप रहे थे। सुरेश जी ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, विशाल तुमसे शादी करना चाहता है, उनकी आवाज़ भर आई। मैं जानता हूं कि ये बहुत अजीब है, पर बेटा अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम नहीं चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। काजल ने एक नज़र अपने चाचा पर डाली। उनका झुका हुआ सिर, उनकी थकी हुई आंखें और उनके चेहरे पर लिखी बेबसी, ये सब देखकर काजल का दिल भर आया। और फिर उसकी नज़रें विशाल पर जाकर रुकीं, जिसकी आंखों में उसके लिए सिर्फ सम्मान और एक सच्ची भावना थी। उसे लगा कि शायद यही उसकी नियति है। उसने इस परिवार को बचाने के लिए, अपने चाचा की पगड़ी को फिर से ऊंचा उठाने के लिए और शायद खुद को एक मौका देने के लिए धीरे से अपना सिर हाँ में झुका दिया। बस इतना ही काफ़ी था। घर में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ गई। जो घर कुछ घंटे पहले मातम में डूबा हुआ था, वो अब आशा की रोशनी से जगमगा उठा। विशाल और उसके घरवालों के जाने के बाद मीना जी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकीं। वो काजल के पास गईं और उसके पैरों में गिर पड़ीं। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैं अंधी हो गई थी अपनी बेटी के मोह में। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। मैंने तेरा हक छीना, तुझे पराया समझा, तुझे हमेशा ताने दिए। आज उसी पाप की सज़ा मुझे मिली है। मेरी बेटी तो मुझे कहीं का ना छोड़कर चली गई, लेकिन तूने फिर भी इस घर की इज्जत बचाई। मैं बहुत बड़ी अपराधी हूँ तेरी। मीना जी फूट फूट कर रो रही थीं। उनका हर आंसू उनके सालों के पाप और पश्चाताप को बयां कर रहा था। काजल ने तुरंत उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। नहीं चाची जी, ऐसा मत कहिए। आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ अपनी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांगती। चाची और भतीजी के आंसुओं ने मिलकर सालों की कड़वाहट को धो दिया था। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। सुरेश जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ घंटे पहले तक मातम और अपमान का अंधेरा था, वहां अब उम्मीद की रोशनी थी। वापस सारी तैयारियां शुरू की गईं। उसी रात उसी मुहूर्त पर शादी होनी थी, बस दुल्हन बदल गई थी। रात के समय पूरा मंडप अब मंगल मंत्रों से गूंज रहा था। काजल लाल जोड़े में किसी देवी की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत और सौम्य चमक थी। जब फेरों का समय आया और सुरेश जी ने काजल का कन्यादान करने के लिए उसका हाथ विशाल के हाथ में दिया, तो वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। यह आंसू दुख या अपमान के नहीं थे। ये उस पिता के आंसू थे जिसकी इज्जत उसकी अपनी बेटी ने नहीं बल्कि भतीजी ने बचाई थी। उन्हें लग रहा था जैसे आज उनके बड़े भाई की आत्मा उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। मीना जी काजल को इस रूप में देखकर रो रही थीं, लेकिन उनके आंसुओं में सिर्फ अपनी बेटी की याद का गम नहीं बल्कि अपने पापों के धुल जाने का सुकून था। विदाई का क्षण सबसे मार्मिक था। जब काजल अपने चाचा और चाची के गले लगी तो तीनों लिपटकर ऐसे रोए जैसे सालों का दर्द और प्यार एक साथ बाहर आ गया हो। विशाल वहां खड़ा ये सब देख रहा था और उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उसने मन ही मन वादा किया कि वो इस लड़की को दुनिया की हर खुशी देगा, क्योंकि वो इसी के लायक थी। गाड़ी जब चली तो सुरेश जी और मीना जी उसे जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में सुकून था कि उनकी काजल अब एक बहुत महफूज और सम्मानजनक घर जा रही थी। समय सबसे बड़ा मरहम भी है और सबसे बड़ा शिक्षक भी। देखते देखते 1 साल गुजर गया। सुरेश जी के घर से कुछ किलोमीटर दूर एक आलीशान बंगले में एक नई दुनिया बस चुकी थी। काजल अपने में बहुत खुश थी। विशाल ने उसे पलकों पर बिठाकर रखा था। उसका सम्मान, उसका प्यार और उसकी समझदारी ने काजल के मन के सारे घाव भर दिए थे। विशाल अक्सर मजाक में कहता, किस्मत ने मुझे धोखा दिया था ताकि मैं असली हीरे तक पहुंच सकूं। उनका रिश्ता किसी मजबूरी या समझौते से शुरू हुआ था, लेकिन आज वो एक गहरे प्रेम और विश्वास की मिसाल बन चुका था। जयप्रकाश जी और उनकी पत्नी भी काजल जैसी बहू पाकर खुद को भाग्यशाली समझते थे। दिन बीतने लगे और अब तो उनके आंगन में एक नई खुशी की किलकारी भी गूंजने वाली थी। काजल मां बनने वाली थी। ये खबर जब सुरेश जी और मीना जी को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मीना जी ने अपने होने वाले नातिन या नाती के लिए ऊन के स्वेटर बुनना भी शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर किस्मत का दूसरा किनारा बहुत पथरीला और कांटों भरा था। नेहा जो समीर के साथ प्यार और आज़ादी के सुनहरे सपने देखकर भागी थी, उसके लिए हकीकत किसी बुरे ख्वाब जैसी साबित हुई। समीर जो कॉलेज में उसे चांद तारे तोड़ लाने के वादे करता था, असल जिंदगी में आते ही उसकी सारी चिकनी चुपड़ी बातें हवा हो गईं। वे मुंबई की एक छोटी सी चौल में एक घुटन भरे कमरे में रहते थे। समीर एक छोटी मोटी नौकरी करता था जिसकी आधी तनख्वाह घर के किराए में और बाकी दोस्तों के साथ पार्टियों में उड़ जाती थी। शुरू के कुछ हफ्ते तो प्यार के नशे में कट गए, लेकिन जल्द ही नेहा के सिर से प्यार का भूत उतरने लगा।
जिस लड़की ने कभी अपने हाथों से पानी का गिलास नहीं उठाया था, वो अब सुबह से शाम तक घर के कामों में पिसी रहती। बड़ी ई में सोने की आदी, अब उसे उमस भरी रातों में मच्छरों से लड़ना पड़ता था। डिज़ाइनर कपड़ों की जगह अब 2-3 साधारण सूट थे जिन्हें बार बार खुद ही धो धोकर पहनना पड़ता था। जब भी वो समीर से पैसों की तंगी या घर की ज़रूरतों की बात करती तो वही समीर जो कभी उसकी एक मुस्कान पर जान छिड़कता था, अब चिढ़कर कहता, मैं कोई नोट छापने की मशीन नहीं हूँ। तुम्हें मेरे साथ भागने से पहले सोचना चाहिए था। मेरे पास यही है, इसी में गुजारा करना होगा। जीवन की कठोर वास्तविकता ने उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। उसे अपने पापा का आलीशान घर, अपनी माँ का दुलार और काजल का सहारा सब कुछ शिद्दत से याद आने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो पिंजरा समझकर भागी थी, असल में वही उसका सुरक्षित और खूबसूरत महल था। कई बार हिम्मत करके उसने अपने घर फ़ोन करने की कोशिश की। 2-3 बार तो किसी ने उठाया ही नहीं। एक बार मीना जी ने फ़ोन उठाया। माँ, नेहा की आवाज़ सुनकर मीना जी एक पल को ठिठकीं। कौन? मीना जी की आवाज़ में कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक थी। माँ, मैं नेहा। वो रो पड़ी। हमारे लिए हमारी नेहा उसी दिन मर गई थी, जिस दिन वो हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर भागी थी। आज के बाद इस नंबर पर कभी फ़ोन मत करना। खट की आवाज़ के साथ फ़ोन कट गया। नेहा ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ घर नहीं, अपनी माँ, अपना परिवार, अपना सब कुछ खो दिया था। एक दिन नेहा को तेज़ बुखार हो गया। वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन उसके पति को न उसे डॉक्टर के पास ले जाने की फिक्र थी, न उसके खाने पीने की। उस अकेली बीमार अवस्था में नेहा को अपने घर की याद ने तोड़कर रख दिया। उस दिन उसने एक फैसला किया। उसने अपनी सोने की आखिरी बची हुई बालियां बेचीं और ट्रेन का टिकट लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे माफ़ी मिलेगी, पर वो बस एक बार अपने माँ बाप को देखना चाहती थी, उनके पैरों में गिरकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती थी। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा मीना जी ने खोला। सामने नेहा को एक फटे पुराने सूट में, बिखरे बालों और सूजी हुई आंखों के साथ देखकर वो एक पल को सन्न रह गईं। तू? मीना जी की आवाज़ में सख्ती थी। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? नेहा के पैर कांप गए। वो सीधे अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मीना जी ने एक कदम पीछे हटाया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर सख्ती। माफ़ी? जब हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई तब तुझे हम याद नहीं आए? जब समीर के साथ ऐश कर रही थी तब तुझे अपने माँ बाप की चिंता नहीं हुई? अब जब तेरा प्यार भंग हो गया, अब हमारा दरवाज़ा खटखटाने आई है? माँ, प्लीज़। नेहा बिलख रही थी। उसके चेहरे पर गहरी थकान और पछतावा साफ दिख रहा था। तभी अंदर से सुरेश जी की आवाज़ आई, कौन है मीना? कोई नहीं, मीना जी ने कठोरता से जवाब दिया और दरवाज़ा बंद करने लगीं। माँ, पापा! नेहा की चीख सुनकर सुरेश जी बाहर आ गए। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उनके कदम ठिठक गए। एक पिता का दिल द्रवित हो उठा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। नेहा, उनकी आवाज़ में दर्द था, तूने जो किया उसकी कोई माफ़ी नहीं है। पापा, मैं जानती हूँ मैंने आप सबको बहुत दुख दिया। समीर ने मुझे झूठे सपने दिखाए। मैं अंधी हो गई थी। मुझे लगा था कि प्यार सब कुछ है, लेकिन पापा, जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैं रोज़ सिर्फ रोती हूँ। मुझे आप दोनों की और काजल की बहुत याद आती है, वो हिचकियाँ लेते हुए बोल रही थी। तब मीना बोली, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? तूने हमें जीते जी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जिसे मैंने हमेशा पराया समझा, उसी ने हमारा सब कुछ बचाया। हमारे कहने पर उसने विशाल के साथ शादी करके हमारी इज्जत को नीलाम होने से बचाया। और तू जो हमारी अपनी बेटी थी, तूने हमें बर्बाद कर दिया। यह सुनकर नेहा हैरान रह गई। तभी पीछे से एक गाड़ी आकर रुकी। काजल और विशाल उतरे। काजल गर्भवती थी, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, लेकिन दरवाजे पर नेहा को देखकर वो ठिठक गई। नेहा उठकर काजल की ओर भागी और उसके पैरों में गिर पड़ी। काजल, मुझे माफ़ कर दो, तुम ही समझाओ ना माँ पापा को। काजल ने नेहा को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। चुप हो जा नेहा। यह देखकर मीना जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। जिस लड़की के साथ उन्होंने सालों तक भेदभाव किया, आज वही उनकी बेटी को गले लगा रही थी। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ। तू बुरी नहीं है, काजल ने उसके आंसू पोंछे। तूने गलती की है बस, और गलतियां सुधारी जा सकती हैं। काजल ने अपनी चाची की ओर देखा। चाची जी, गलती किसी से भी हो सकती है, और इसकी गलती की सज़ा इसे मिल चुकी है। अगर आप इसे माफ़ नहीं करेंगे तो वो टूटकर बिखर जाएगी। मीना जी का दिल पिघल गया।
वह नेहा के पास आईं और उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी, मेरी नादान बेटी, तूने माँ बाप का दिल तोड़ दिया था, पर तू मेरी बेटी है। माँ अपनी बेटी को कब तक दूर रख सकती है? सुरेश जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। चाहे जो भी हो, वो उनकी बेटी थी, उनके जिगर का टुकड़ा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे गले से लगा लिया। सालों का दबा हुआ दर्द पिता और पुत्री के आंसुओं में बह निकला। काजल ने नेहा का हाथ पकड़ा। चल अंदर चल, तुझसे बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत कुछ बताना है। अच्छा हुआ जो तू आ गई। मेरे बच्चे को एक प्यारी सी मौसी की भी जरूरत होगी। यह सुनकर नेहा की आंखें खुशी और हैरत से चमक उठीं। घर के अंदर सब एक साथ बैठे। सुरेश जी ने नेहा से पूछा, समीर के बारे में क्या सोचा है? मैं उससे अलग हो रही हूं, नेहा ने दृढ़ता से कहा। उसने मुझसे सिर्फ धोखा किया। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी पापा। मैं कोई नौकरी करूंगी, चाहे छोटी हो, पर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। सुरेश जी ने गर्व से अपनी बेटी को देखा। यही मेरी बेटी है, जो गिरकर फिर से उठना जानती है। मीना जी ने काजल का हाथ पकड़ा और नेहा का भी। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी दोनों बेटियों के साथ गलत किया। एक को हमेशा पराया समझा और दूसरी को इतना बिगाड़ा कि वो बर्बाद हो गई। लेकिन अब तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। उस शाम घर में फिर से रौनक आ गई। काजल और नेहा साथ बैठकर बातें कर रही थीं, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अंतर ये था कि अब दोनों में समझदारी आ चुकी थी। महीने बीते। नेहा ने एक कंपनी में नौकरी शुरू की और समीर से कानूनी रूप से तलाक ले लिया। उसने अपनी जिंदगी फिर से बनाने की ठानी थी। जब काजल ने एक बेटे को जन्म दिया और अस्पताल में दाखिल थी, तो नेहा ही पहली थी जो अस्पताल पहुंची। उसने बच्चे को गोद में लिया और कहा, मैं इसे दुनिया की सबसे अच्छी मौसी बनकर दिखाऊंगी। काजल मुस्कुराई। मुझे पता है नेहा। मीना जी और सुरेश जी ने अपनी दोनों बेटियों को देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। वो घर जो एक दिन मातम में डूबा था, आज खुशियों से गूंज रहा था। काजल की महानता, विशाल की समझदारी, नेहा का पश्चाताप और माता पिता की माफी ने मिलकर एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था। महीने बीतते गए। नेहा ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी शुरू की। वो दिन रात काम करती, जैसे अपनी पुरानी गलतियों को मिटाने के लिए हर पल संघर्ष कर रही हो। उसे एहसास हुआ कि जो आत्मविश्वास वो कभी अपने पिता के पैसे के सहारे दिखाती थी, अब वो अपने हुनर और मेहनत के दम पर अर्जित करना होगा। हालांकि कंपनी में काम करते हुए भी उसके मन में हमेशा फैशन और कपड़ों के डिजाइन को लेकर एक जुनून रहा। नेहा के पास औपचारिक डिग्री भले ही न थी, लेकिन कॉलेज के दिनों में फैशन मैगजीन पढ़ने और कपड़ों पर प्रयोग करने का उसका शौक अब एक लक्ष्य बन गया था। वो हर शाम ऑफिस से आने के बाद ऑनलाइन फैशन कोर्स करती और रात भर स्केचिंग करती। एक नया सपना, नेहा क्रिएशंस। 1 साल तक छोटी नौकरी करने के बाद नेहा ने महसूस किया कि उसे अपनी पहचान बनानी है। वो अब दूसरों के बनाए नियमों पर नहीं चलना चाहती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी बचत और कुछ रिश्तेदारों से उधार लेकर एक छोटा सा स्टूडियो किराए पर लिया। पापा, मम्मी, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, एक शाम उसने घोषणा की। मीना जी चिंतित हुई। क्या बात कर रही है नेहा? इतनी अच्छी पगार वाली नौकरी क्यों छोड़ रही है? चाची जी, आप फिक्र न करें। काजल ने बीच में कहा। नेहा के पास बहुत अच्छा प्लान है। वो अपना फैशन लेबल शुरू कर रही है। सुरेश जी ने अपनी बेटी की आंखों में आत्मविश्वास की वही पुरानी चमक देखी, जो बीच में कहीं खो गई थी। मुझे तुम पर विश्वास है बेटी। जो भी फैसला लो, पूरी लगन से करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह नेहा क्रिएशंस की नींव रखी गई। शुरुआत धीमी थी। नेहा ने पहले केवल एथनिक वियर, पारंपरिक परिधान के कुछ यूनिक डिजाइन बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर बेचना शुरू किया। उसने अपने डिजाइन में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का ऐसा मिश्रण किया जो तुरंत ग्राहकों को पसंद आ गया। काजल ने अपने पति विशाल के नेटवर्क का इस्तेमाल करके नेहा को शुरुआती ऑर्डर दिलवाए। विशाल ने भी बिना किसी स्वार्थ के उसे बिजनेस प्लानिंग और फाइनेंस में मदद की। मीना जी अब घर में बैठकर नेहा क्रिएशंस के लिए कपड़ों की कटिंग में मदद करती थीं और सुरेश जी बैंक से जुड़े काम संभालते थे। पूरा परिवार नेहा के सपने को अपना सपना बना चुका था। नेहा क्रिएशंस धीरे धीरे केवल दिल्ली एनसीआर तक ही नहीं, बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगा। नेहा की खासियत थी कि वो हर डिज़ाइन में एक कहानी बुनती थी और उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। 2 साल के अंदर उसके डिज़ाइन किए गए कपड़े बड़े बड़े फैशन शो में दिखने लगे। चौथा साल, नेहा क्रिएशंस ने अपना पहला एक्सक्लूसिव स्टोर मुंबई के पॉश इलाके में खोला। 7वां साल, कंपनी ने पश्चिमी देशों में भी अपने निर्यात एक्सपोर्ट की शुरुआत कर दी। 10वां साल, नेहा क्रिएशंस एक जाना माना घरेलू नाम बन गया। उसकी कंपनी की वार्षिक आय सैकड़ों करोड़ में पहुंच गई। नेहा की कहानी संघर्ष, पश्चाताप और फिर सफलता की मिसाल बन गई। वो उन महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई जिन्होंने जीवन में गलती की लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दाग पर जीत और परिवार का सम्मान। एक शाम देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक पत्रिका ने एक सर्वे जारी किया।
उस सर्वे में नेहा क्रिएशंस को भारत की टॉप 10 फैशन डिज़ाइन कंपनियों में जगह दी गई थी। सुरेश जी अपने ड्राइंग रूम में बैठे वो मैगजीन पढ़ रहे थे। कवर पेज पर अपनी बेटी नेहा की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उनकी बगल में मीना जी बैठी थीं, जो गर्व से फूलकर दुबली हो गई थीं। मीना जी ने धीरे से कहा, नेहा ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया सुरेश जी, उसने हमारी इज्जत वापस दिलाई है। समाज में जो बदनामी का दाग लगा था वो आज उसकी कामयाबी की चमक में पूरी तरह धुंधला हो गया है। सुरेश जी ने मीना जी का हाथ थाम लिया। तुम सही कहती हो मीना, कल तक लोग हमें उस परिवार के नाम से जानते थे जिसकी बेटी भाग गई थी। आज लोग हमें उस परिवार के नाम से जानते हैं जिसकी बेटी ने अपनी मेहनत से नेहा क्रिएशंस जैसी कंपनी खड़ी कर दी है। काजल और विशाल अपने बच्चों के साथ उसी बंगले के एक हिस्से में रहते थे। वे नेहा की इस सफलता के सबसे बड़े समर्थक और साक्षी थे। काजल को अपनी बहन पर गर्व था। नेहा ने एक बार अपने माता पिता से कहा था, पापा, अगर मैंने वो गलती न की होती तो शायद मैं कभी नहीं सीख पाती कि असली मूल्य क्या है। आपने और माँ ने मुझे जो माफ़ी दी वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। एक बड़े अवार्ड फंक्शन में नेहा को फैशन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा था। जब वह स्टेज पर गई तो उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपनी बहन काजल और जीजा विशाल को दिया। उसने कहा, मेरी कहानी बताती है कि हर गलती एक सबक होती है और हर हार एक नई शुरुआत। सफलता का असली मतलब तब है जब आपका परिवार आपके साथ खड़ा हो। मेरे लिए मेरी कंपनी का नाम मेरे नाम पर नहीं बल्कि मेरे परिवार के विश्वास के नाम पर चलता है। तालियों की गड़गड़ाहट में सुरेश जी और मीना जी ने एक दूसरे को देखा। उनका घर अब खुशी, समृद्धि और अटूट सम्मान का प्रतीक था। वह दाग जो कभी लगा था अब पूरी तरह से सफलता की चमक में खो चुका था। तो दोस्तों, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पश्चाताप और आगे बढ़ने की सच्ची लगन हो तो आप न सिर्फ अपना जीवन बदल सकते हैं बल्कि अपने परिवार का खोया हुआ सम्मान भी वापस ला सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी और नेहा की सफलता पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप यह कहानी भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं? अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। इस कहानी को लाइक और शेयर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। अपने दोस्तों और परिवार को इस कहानी में टैग करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।